अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शानी है और मेरा ताल्लुक गुड्डू शानी प्राइवेट लिमिटेड से है। मैं और मेरी वाइफ गुड्डू पिछले 16 साल से पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के अंदर एज फैशन फोटोग्राफर जाने जाते हैं। फैशन फोटोग्राफी के साथ साथ 16 साल से हम मुख्तलिफ रिटेल ब्रांड्स को उनकी ब्रांड बिल्डिंग, उनकी एडवर्टाइजिंग, उनकी मार्केटिंग के लिए भी कंसल्ट करते रहे हैं। आज की ट्रेनिंग में मैं अपने 16 साल के ब्रांड बिल्डिंग के एक्सपीरियंस को कोशिश करूंगा कि एक मुख्तसर टाइम के अंदर आपके लिए उसको मैं प्रेजेंट कर सकूं और आपको बता सकूं कि ब्रांड बिल्डिंग की एसेंशियल्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आपको, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, चाहे आपका बिजनेस दरमियाने साइज का है, चाहे आपका बिजनेस बड़े साइज का है, चाहे आप घर से काम करते हैं, चाहे आप 100 स्टोर्स चलाते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने ब्रांड का एक पूरा इमेज बनाने के लिए, ऐसा ब्रांड इमेज बनाने के लिए कि जिसको हर बंदा अच्छा समझे और जिसकी प्रोडक्ट हर कंज्यूमर लेना चाहे। मेरा एक्सपीरियंस के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं कि जो मैंने थ्योरीज पढ़ी, साइंस पढ़ी और फिर उसको अपनी जिंदगी के अंदर टेस्ट किया और अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको अप्लाई किया। प्रोपेल की, जिसका मैं फाउंडर भी हूं, इस ट्रेनिंग के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग को उर्दू और सादा तरीन जुबान के अंदर समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा आज ब्रांड बिल्डिंग के बारे में, जरूरी नहीं है कि आपको वो किताबों में भी वही थ्योरीज मिलें, क्योंकि ये सारा हमारा मोटिवेशन ये है कि हम अपने 16 साल के एक्सपीरियंस को कंडेंस करें और चंद घंटों के अंदर जल्द अज जल्द अपने लोगों को, अपने लर्नर्स को वो सारा एक्सपीरियंस ट्रांसफर करने की कोशिश करें। इसके अंदर थ्योरीज होंगी जिनको हमने अप्लाई किया और फिर अप्लाई करके क्या रिजल्ट हासिल किया, उन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे किया। एक दफा फिर मैं आपको बताता चलूं, मेरा नाम शानी है, मैं सीईओ हूं गुड्डू शानी प्राइवेट लिमिटेड का, बीटेक डिजिटल INC USA का, GS Productions.pk का और Propel.pk पे ये हमारी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने और अपने जैसे अपने प्रोफेशनल दोस्तों के एक्सपीरियंस को, जो कि पूरी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, उस एक्सपीरियंस को हम अपने लर्नर्स के लिए आसान और सादा अल्फाज के अंदर बयान कर सकें। ब्रांड बिल्डिंग जो नॉर्मल लोग, जिसको नॉर्मली प्रोफेशनल जिस तरह से उसको बयान करते हैं, मेरी नज़र में ब्रांड बिल्डिंग सिर्फ वो नहीं है। आमतौर पे ब्रांड बिल्डिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रांड बिल्डिंग अच्छा सा एक इमेज बनाने का नाम है। एक कंपनी है जिसका बहुत प्यारा, खूबसूरत, गुड लुकिंग सा इमेज आप बनाएं तो वो ब्रांड बिल्डिंग है। या अच्छा सा लोगो बनाने का नाम ब्रांड बिल्डिंग है। ये चीज़ें मिसकंसेप्शन है। ये भी ब्रांड बिल्डिंग का हिस्सा जरूर है, लेकिन मुकम्मल ब्रांड बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि आपकी 100 खामियां हों और आप फिर भी एक अच्छा सा इमेज पोर्ट्रे कर दें तो आप कामयाब ब्रांड बना सके। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ब्रांड बिल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होती है। ये पूरी की पूरी साइंस। ब्रांड बिल्डिंग का ताल्लुक कंपनी के साइज से नहीं है। ब्रांड बिल्डिंग का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आपके कितने कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं। ब्रांड बिल्डिंग घर से काम करने वाली खवातीन भी कर सकती हैं, ब्रांड बिल्डिंग एक दुकानदार भी कर सकता है, ब्रांड बिल्डिंग एक मिड साइज की कंपनी भी कर सकती है और ब्रांड बिल्डिंग ऐसी कंपनीज भी करती हैं जिनकी पूरी दुनिया में स्टोर्स हैं या नेशनल लेवल के ऊपर स्टोर्स हैं। हम जिस कॉन्सेप्ट को लेके आज चलेंगे वो है ब्रांड बिल्डिंग के ऐसे एलिमेंट्स जो कि हर एक के लिए जरूरी हैं, चाहे आपके कंपनी का साइज जो मर्जी हो। अब ये ब्रांड बिल्डिंग है क्या? ये इस सवाल का जवाब मेरी नजर में ये है कि ब्रांड बिल्डिंग कस्टमर के एक ऐसे एक्सपीरियंस को डिजाइन करने का नाम है कि जिसके अंदर कस्टमर को आपके ब्रांड की लत लग जाए। ऐसा डिजायरेबल, ऐसा ब्रांड एक्सपीरियंस के कस्टमर को लगे कि यार इस ब्रांड की प्रोडक्ट मुझे जरूर खरीदनी चाहिए, इस ब्रांड की सर्विस मुझे जरूर खरीदनी चाहिए। और ये जिस तरीके के कस्टमर एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, ये कस्टमर एक्सपीरियंस टेंजेबल भी है और साथ ही साथ ये नॉन टेंजेबल भी है।
यानी कि ये दिख भी सकता है और ये अनदेखा ब्रांड एक्सपीरियंस भी है। और ये एक्सपीरियंस एक ऐसा ब्रांड एक्सपीरियंस होता है जो कि ब्रांड लाइफ के अंदर हर टच पॉइंट के ऊपर फील किया जा सकता है। यानी कि कस्टमर आपकी ब्रांड के साथ किसी भी तरह इंटरेक्ट करे, किसी भी टच पॉइंट के ऊपर आपके ब्रांड को देखे तो उसको ये समझ आ जाए, देख हाथ लगा के, देख के या अनदेखे तरीके से कि ये कौन सा ब्रांड है। सो ये मेरे नजदीक ब्रांड बिल्डिंग एक ब्रांड एक्सपीरियंस को डिजाइन करने का नाम है। इसीलिए मैं अपनी ट्रेनिंग में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन। सो जो ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन है मेरे नजदीक वो ही ब्रांड बिल्डिंग है। सो कॉमनली जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रांड बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड के लोगोज और ब्रांड की वीडियोस और ब्रांड की तस्वीरों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन मेरे नजदीक ब्रांड बिल्डिंग का वो एक पहलू जरूर है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ब्रांड बिल्डिंग का अहाता नहीं करता। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि ब्रांड बिल्डिंग के ये टच पॉइंट्स हैं कौन से, कि जिस जिस जगह पे कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करे, कस्टमर आपसे जहां जहां पे भी आपकी चीज को देखे या महसूस करे, उसको आपके ब्रांड का एक एहसास हो और ऐसा एहसास हो कि उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो आपके ब्रांड की प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहे। अब हम देखते हैं कि ब्रांड के कौन से टच पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर किया, कि वो वाले टच पॉइंट्स कि जहां जहां पे कस्टमर की आपके साथ इंटरेक्शन है, चाहे वो देखने वाले टच पॉइंट्स हैं चाहे वो अनदेखे टच पॉइंट्स हैं, वो टच पॉइंट्स हैं कौन से कि जिनके थ्रू आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। इन टच पॉइंट्स के अंदर हम इसको कहते हैं 7 P's ऑफ अ ब्रांड। ये एक थ्योरी है, इसको कई लोग 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको 7 P's ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। अगर आप इस थ्योरी के बारे में मजीद जानना चाहेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं 7 P's ऑफ बिजनेस। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर इन सारे पॉइंट्स का मुख्तसर सा अहाता करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि मैं आपको सिर्फ ये एक्सपोजर दे सकूं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो देने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप अपना एक अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन कर सकते हैं। और ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन करने का मतलब क्या है? ब्रांड बिल्ड करना। सो पहला पॉइंट है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेसमेंट, यानी कि आपकी प्रोडक्ट कहां पे अवेलेबल है, स्टोर पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जहां जहां पे भी आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। फिर है प्रमोशन, यानी कि एडवर्टाइजिंग कैसे होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए। फिर है पीपल, पीपल से मुराद है कि आपके कस्टमर कौन से हैं, वो कौन से इंसान हैं जिनके लिए आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी एक मखसूस कीमत रखेंगे और एक मखसूस जगह पे उसको बेचेंगे। उसको बेचने के लिए आप एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रमोशन करेंगे। ये लोग कौन है? सो पीपल से मुराद हैं लोग। जिस तरह से कंज्यूमर यानी कि आपका बायर, आपका खरीदार पीपल का हिस्सा है, इसी तरह से आपके साथ काम करने वाले लोग भी पीपल का हिस्सा हैं। सो अब यह देखना जरूरी है कि आपके अपनी कंपनी का कल्चर क्या है, आप अपने साथ काम करने वाली टीम के साथ क्या कल्चर क्रिएट करते हैं। कस्टमर, आज का मॉडर्न बायर, वो भी देखना चाहता है कि आप कितना ह्यूमन फ्रेंडली कंपनी बनाते हैं। सो पीपल कंज्यूमर भी है और पीपल कंपनी के वो लोग भी हैं जो कि उस कंपनी का हिस्सा हैं। फिर आ जाती है फिजिकल एविडेंस, कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं कि वो एक मिसाल बन जाती है अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी की। मिसाल के तौर पे आप अगर एक घी की मिसाल ले लें, हमारे मुल्क में अब कॉमनली हम घी का नाम एक ब्रांड के नाम से जानते हैं, हम उसको घी नहीं कहते। अगर किसी घर की मदर ने या किसी ने आपकी वाइफ ने आपको ये कहना हो कि आप जाके जरा बाजार से घी ले आए, सो अब वो लफ्ज घी इस्तेमाल होने के बजाय उस ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि आप जरा जाके उसका एक डब्बा ले आए। सो ये कहलाती है फिजिकल एविडेंस।
यानी कि आपका ब्रांड एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया है, वो कस्टमर इतना उसके लिए डिजायर करता है, इतनी ख्वाहिश रखता है कि वो उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को ही आपके नाम से जानना शुरू हो गया। फिर सातवां पॉइंट है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या है? प्रोसेसेस हैं कि किस तरीके से आपने वो प्रोडक्ट बनाई है, किस तरीके से आपने उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन की है, कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि बार बार रिपीट किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो आप ब्रांड को, छोटे से ब्रांड को बड़े से बड़ा करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कौन सा ऐसा पैटर्न है। प्रोसेस का मतलब है कि आप, कंपनीज क्या करती हैं या बिजनेसेस क्या करती हैं या क्या करना चाहिए कि आप अपने हर एक्शन को एक दफा डिफाइन कर लें कि ठीक है, मैं पैकिंग करूंगा तो पैकिंग करने के लिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करूंगा और मैं हर दफा यही फॉलो करूंगा। सो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको हर दफा जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। आपने एक प्रोसेस बना लिया, अब वो प्रोसेस, आपकी कंपनी छोटी थी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई, प्रोसेस में थोड़ी बहुत तब्दीली, उसकी रिफाइनमेंट, उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून तो आप करेंगे, लेकिन वही प्रोसेस आपको बड़ी से बड़ी कंपनी बनने तक काम आएगा। तो वो एनर्जी जो आपने अपने कारोबार के शुरू के दिनों में लगाई, वो आपको बार बार उसके ऊपर ना पैसा खर्चने की जरूरत है और ना ही अपनी एनर्जी खर्चने की जरूरत है। इसको हम कहते हैं प्रोसेसेस। फिर इसी तरह से इसका एक पहलू ये भी है कि आपका कस्टमर किस तरह से आप तक पहुंच सकता है। वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि वो अपनी प्रोडक्ट को वापस कर सके, वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू वो आपसे फोन के ऊपर बात कर सके, आपको मैसेज कर सके। सो प्रोसेसेस जो है एक बहुत डिटेल्ड बिजनेस का चैप्टर है, लेकिन इसकी बहुत ही अहमियत है और आम तौर पे हमारे मुल्क में और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में प्रोसेसेस को सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है और इस चीज पे जोर दिया जाता है कि अच्छा, ये तो हम खुद ही कर लेंगे, ये तो हमने इस दफा किया तो अगली दफा भी कर लेंगे। इसमें ये सोचते ही नहीं कारोबारी लोग या कंपनीज कि यार आज तो आपने कर लिया, लेकिन जब 4 लोग और आपकी टीम में ऐड होंगे तो फिर आप क्या उनको जीरो से समझाना शुरू करेंगे? सो अगर आपने एक दफा प्रोसेस बना लिया है, उसको टेस्ट कर लिया है और उसको आपने देखा कि यार इसके अंदर कामयाबी है इस एक खास तरीके को करने की, तो आप उसका प्रोसेस बना के एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट बना देते हैं। फिर आने वाले सारे लोग उस प्रोसेस डॉक्यूमेंट को ही इस्तेमाल करते हैं। सो एक क्विक रिव्यू करते हैं कि कौन से ऐसे 7 टच पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन कर लें, जो कि कस्टमर को देखने में, महसूस करने में, समझने में अच्छा लगे, बिल्कुल ऑब्वियस तरीके से या हिडन तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज हो। तो हमने देखा कि ये 7 टच पॉइंट्स हैं। प्रोडक्ट, आपकी चीज क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस, ये एक ही बात है। बिजनेस की जुबान में हम सर्विस को भी प्रोडक्ट ही कहते हैं। सो प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, आपने वो जो प्रोडक्ट जिस ऑडियंस के लिए बनाई है उसकी प्राइस क्या रखी है, फिर आपने वो जो प्रोडक्ट बनाई है एक मखसूस प्राइस रखी है, वो बेचेंगे किस चैनल के ऊपर, उसकी प्लेसमेंट क्या है। फिर आपने प्रोडक्ट बना ली, प्राइस सेट कर ली, उसकी प्लेसमेंट भी आपने डिफाइन कर ली कि अच्छा ये दुकान पे बिकेगा या ई कॉमर्स पे बिकेगा या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिकेगा, जो भी आपका सेल चैनल है। फिर आपने उसकी प्रमोशन के ऊपर एक्सपीरियंस डिजाइन किया। फिर आ जाता है लोग, पीपल, कि आपका लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होगा और आपके साथ काम करने वाले आपकी कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा होगा। फिर आ जाता है कि आप कितनी अपने ब्रांड के ऊपर मेहनत करते हैं कि वो असल में कंज्यूमर के लिए एक फिजिकल एविडेंस की हैसियत इख्तियार कर जाए, लोग आपकी प्रोडक्ट के नाम से आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी को पहचानना शुरू कर दें। और फिर आ जाता है प्रोसेसेस, कि ये जो सारा कुछ आपने किया है इसके लिए कौन से प्रोसेसेस थे जो कि आपने फॉलो किए या डिजाइन किए। सो ये चैप्टर था हमारा, कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से टच पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं कि जो कि कस्टमर के अंदर ख्वाहिश क्रिएट करे, ख्वाहिश को जन्म दे कि वो आपकी कंपनी की चीजें या सर्विस खरीदे। इस वीडियो के अंदर आप ये सीखेंगे कि उन 7 पॉइंट्स के साथ साथ आप उन 7 पॉइंट
में को डिजाइन करने में, उनको डेवलप करने में कौन से ऐसे नुकात का ख्याल रखें, कौन से ऐसे पॉइंट्स का ख्याल रखें जिनकी मदद से वो सातों पॉइंट्स बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को जन्म दे। इस वीडियो के अंदर हम ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन के खास पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मेरी नजर में, फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी नजर में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसकी कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से जो पैटर्न मैंने अपनाया और अपने क्लाइंट्स के साथ, जिनके साथ काम किया, हमने जो पैटर्न अपनाया उससे हमें क्या जो बेहतरीन रिजल्ट हासिल हुए, उन बेहतरीन रिजल्ट में जो चंद इंपॉर्टेंट पहलू थे, हमने किन चीजों का ख्याल रखा, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता नजर मेरे नजदीक क्या है, वो है ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी हर चीज आपके कस्टमर के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए। इसको हम ह्यूमन सेंटर्ड भी कह सकते हैं और इसको हम कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं, यानी कि जो भी एक्शन आपकी कंपनी में हो रहा है उसका ताल्लुक, उसका फोकस आपका कस्टमर होना चाहिए। इसको मैं रिलेट करता हूं सातों पॉइंट के साथ जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखे, 7 P's ऑफ बिजनेस। प्रोडक्ट बनानी है तो कस्टमर सेंटर्ड होनी चाहिए। अगर वो कस्टमर सेंटर्ड नहीं है तो कस्टमर क्यों खरीदेगा? अगर कस्टमर की मर्जी की नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा? अगर वो कस्टमर की कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहा या कस्टमर की किसी डिजायर को फुलफिल नहीं कर रहा तो कस्टमर वो आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? प्राइस, अगर प्राइस कस्टमर सेंटर्ड नहीं है, यानी कि आपकी फोकस नहीं है, जिसके लिए आप प्रोडक्ट बनाई है उसके मुताबिक प्राइस नहीं रखी, तो वो प्राइस खरीद ही नहीं सकेगा। उसको भले आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी लगे, भले आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर वो खरीद ही नहीं सकेगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, तो वो प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है उस कस्टमर के लिए। इसको हम कहते हैं कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच। और प्राइसिंग के अंदर भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है प्लेसमेंट। आप अपनी दुकान, अपना सेल चैनल, अपनी कम्युनिकेशन चैनल अगर आपका कस्टमर के इर्द गिर्द नहीं डिजाइन किया हुआ, तो हो सकता है कि कस्टमर आपका किसी और इलाके में रहता हो और आप किसी और इलाके में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट उस वाले कस्टमर को जहन में रख के बना के बैठे हो और आप उसके इलाके में जाके वो बेचने की सलाहियत ही ना रखते हो, या आप ई कॉमर्स के जरिए भी, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए भी उस तक पहुंचने की सलाहियत ही ना रखते हो। इसका मतलब है कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो भी कस्टमर सेंटर्ड होना जरूरी है। फिर आ गई प्रमोशन। बहुत सारे ब्रांड्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर, अपने इश्तेहारात के अंदर एब्स्ट्रैक्ट सी ऐसी लाइफ दिखा देते हैं जो कि कस्टमर की लाइफ से बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर कस्टमर वो जिंदगी देखना ही नहीं चाहता, वो लाइफ देखना ही नहीं चाहता, तो कस्टमर उससे कैसे इंस्पायर होगा, उस प्रोडक्ट से कैसे अट्रैक्ट होगा? और अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो खरीदने में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। फिर आ जाती है आपकी पांचवी प्रॉपर्टी, पीपल। अगर पीपल की अप्रोच आपकी ह्यूमन सेंटर्ड नहीं है, कस्टमर सेंटर्ड नहीं है, तो आपका पूरे बिजनेस का बुनियादी फॉर्मूला ही फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो वो चीज बना रहे हैं, लोगों को ही तो आपने प्रोडक्ट बेचनी है, किसी जिन भूत ने तो आपकी चीज नहीं खरीदनी। तो अगर लोगों ने खरीदनी है और अगर लोगों का ही ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि अपनी सोच से, अपनी तबीयत से, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज बना दी गई है और उसको अब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बेचना आसान नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपकी ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, आप उनके हकूक पूरे नहीं कर रहे, आप उनको इतना काबिल नहीं बना रहे कि वो आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल साबित हो सके, तो अगेन आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप एक अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस नहीं बना पाएंगे। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि अपने लोगों पे इन्वेस्ट करती हैं। जब वो लोगों पे इन्वेस्ट करती हैं तो फिर वो अपने प्रमोशंस के जरिए अपने कस्टमर को भी बताती हैं कि देखें हम कितना अच्छी कंपनी है, हम कितना अच्छा ब्रांड है कि हम अपने लोगों का भी ख्याल रखते हैं। इसके जरिए आपके जो कस्टमर है उनके दिल में आपके लिए और ज्यादा डिजायर क्रिएट होती है, वो आपकी इज्जत करते हैं। अगर वो आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार करने लग जाएं, तो इससे बेहतर और क्या चीज होगी। इसी तरह से फिजिकल एविडेंस, आपके जहन में बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और आपका जो कस्टमर है वो बिल्कुल ही प्रोडक्ट के बारे में कुछ और सोचता है, तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपका ब्रांड का नाम उस कैटेगरी के साथ जुड़ सके। आपको, अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, अगर आप कस्टमर की जरूरत को पूरा करते हैं, उसकी नीड या उसकी वांट
दोनों में से उसकी ख्वाहिश को भी पूरा कर दें, तो फिर वो आपका कस्टमर आपका ब्रांड पसंद करेगा और इस हद तक पसंद करने लग जाएगा कि वो उस प्रोडक्ट को आपके नाम से जानना शुरू कर दे। फिर इसी तरह से प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज प्रोसेसेस में ये गलती करती हैं कि प्रोसेसेस डिजाइन करते हुए बिल्कुल ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को भूल जाती हैं और बिल्कुल बिजनेस फोकस होके, कमर्शियली फाइनेंशियल फोकस होके करती हैं। फाइनेंशियल फोकस भी होना जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल फोकस के साथ साथ अगर आप ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच नहीं लेंगे और ऐसे प्रोसेसेस बना देंगे कि जिसको आपके साथ काम करने वाले लोग डिलीवरी ना कर सकें, तो आपकी कंपनी एक अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस बनाने में नाकाम होगी। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ब्रांड एक्सपीरियंस ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचनी है एक कस्टमर को। ब्रांड एक्सपीरियंस ये है कि आपकी कंपनी के साथ जो इंसान है वो हजारों की तादाद में इंसान हो, चाहे 2 बंदे काम कर रहे हो आपकी सेल टीम में, सब लोग आपके ब्रांड को चाहते हो और आपके साथ काम करना चाहते हो या आपकी चीज खरीदना चाहते हो। दिस इज द ब्रांड एक्सपीरियंस। सो ये थी ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पहलू है ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन करने का, और हमने इसका अहाता किया 7 इंपॉर्टेंट चीजों को लेके कि ब्रांड एक्सपीरियंस के जो 7 टच पॉइंट्स थे उन सारों को डिजाइन करते हुए ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कितनी जरूरी है। इस वीडियो में हम ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात करेंगे और आप ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर आप अपने ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन के अंदर, जिसके अंदर वो 7 टच पॉइंट्स शामिल हैं, किस तरह से ये वाला पहलू ट्रिगर करें या इस पहलू के ऊपर फोकस करें तो आपको कितना फायदा हासिल हो सकता है। ये पहलू है, ये एक्सपीरियंस डिजाइन का पॉइंट है यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस जिसको हम उर्दू के अंदर इनफरादियत कहते हैं। इनफरादियत यह है कि आपकी ब्रांड बाकी मौजूदा ब्रांड से कितना मुख्तलिफ है, ये देखने में कितना मुख्तलिफ है, इसकी प्रोडक्ट कितनी मुख्तलिफ है, इसकी प्राइस कितनी मुख्तलिफ है, इसका स्टोर कितना मुख्तलिफ है, इसको बेचने का तरीका कितना मुख्तलिफ है। जितने 7 हमने टच पॉइंट्स की बात की, अगर आप थोड़ी देर के लिए जहन में लाएं, अगर आप हर टच पॉइंट के ऊपर यूनिकनेस क्रिएट करना शुरू कर दें, तो जस्ट इमेजिन, सिर्फ ये सोचें कि आपका ब्रांड कस्टमर के नजर में कितना यूनिक हो जाएगा। और ये इंसान की फितरत है कि इंसान एक मुख्तलिफ चीज खरीदना चाहता है, इंसान एक मुख्तलिफ चीज से इंस्पायर होता है। कई दफा ऐसा होता है कि शुरू में उसको वो चीज इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब चीज यूनिक होती है तो वक्त के साथ साथ उसको उसकी एक एडिक्शन हो जाती है, वो वही चीज लेना चाहता है जो कि उसको मुख्तलिफ नजर आए। इसकी हम एक आसान अल्फाज में मिसाल लेते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से। अगर हम रोज एक ही तरह की जिंदगी गुजारते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन जुम्मा हफ्ता के करीब जाके हम बहुत बोर हो चुके होते हैं। हमारी जिंदगी की एक ही रूटीन होती है, हमें कोई हफ्ते के करीब जाके एक छुट्टी चाहिए होती है, यानी कि एक ब्रेक चाहिए होता है। ये जो यूनिकनेस है ये भी बिल्कुल इसी तरह से फंक्शन करती है। यूनिकनेस एक ब्रेक दे देती है कस्टमर को देखने में, कस्टमर को प्रोडक्ट के हवाले से, प्राइस के हवाले से, हर तरह से एक ऐसा ब्रेक देती है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नंबर 2, यूनिकनेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि ना सिर्फ इंसान की फितरत को हिट करता है बल्कि उसकी जरूरत को भी हिट करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कपड़ों की मार्केट में जाते हैं तो वहां पे सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों दुकानें होते हैं, सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और सब कपड़ा बेच रहे हैं। लेकिन आप जब एक दुकान पे घुसते हैं, फिर उसके बाद दूसरी दुकान पे जाते हैं, तीसरी दुकान पे जाते हैं, कोई आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखते होंगे या बल्कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा जिंदगी में कि हर दुकानदार के पास थोड़ा थोड़ा सा माल मुख्तलिफ होता है। यही यूनिकनेस है। हर दुकानदार की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है, यही यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने पूरी दुनिया से अलग थलग ऑल टुगेदर एक नई चीज करनी है। यूनिकनेस का मतलब यह है कि कस्टमर की कौन सी नीड को आप फुलफिल कर रहे हैं, कस्टमर की कौन सी ऐसी डिजायर को, ऐसी वांट को आप फुलफिल कर रहे हैं जो कि मार्केट में बैठे हुए और ब्रांड्स या कंपनीज या कारोबार नहीं कर रहे। सो यूनिकनेस को अगर आप जहन में लाएं और फिर 7 पहलुओं का अहाता करें, और अगर आप हर पहलू के अंदर
थोड़ी थोड़ी सी यूनिकनेस क्रिएट करते जाएं मार्केट रिसर्च के बाद कि आपके जैसे जो सिमिलर बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं और आपको क्या करना है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपना एक जबरदस्त किस्म का ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन करने में। प्रोडक्ट में सोचें, प्राइस में सोचें, फिर उसकी प्लेसमेंट में सोचें, प्रमोशन में सोचें। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूं, ये भी जरूरी नहीं कि आपने सातों पॉइंट के अंदर यूनिकनेस क्रिएट करनी है। कर लें, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप चंद पॉइंट्स के ऊपर अपनी यूनिकनेस क्रिएट कर लें और ऐसी यूनिकनेस क्रिएट करें कि आपका ब्रांड उस इनफरादियत की वजह से जाना चाहे। एक दफा फिर मैं एम्फेसाइज करूंगा अपने सारे लर्नर्स के लिए कि इस इनफरादियत, यूनिकनेस और इन तमाम पहलुओं का ताल्लुक आपके कारोबार के साइज से नहीं है। आप घर से काम करने वाली खातून भी हो सकती हैं, आप घर से काम करने वाले फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, और इसी तरह से आप एक मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकते हैं। साइंस और ब्रांड बिल्डिंग बराबर काम करती है। आपके 4 कस्टमर हो या आपके 4 लाख कस्टमर हो, सारी चीजें अल्टीमेटली आपकी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग क्या करती है, एक ख्वाहिश को जनरेट करती है जो कि देखी भी जा सकती है और अनदेखे भी कस्टमर के अंदर जाग जाती है। सो अगर आपकी प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, आपकी प्राइसिंग, आपकी सारे ब्रांड के अंदर एक खास किस्म की यूनिकनेस है या किसी एक पॉइंट के ऊपर यूनिकनेस है, तो कस्टमर के अंदर एक खास किस्म की ख्वाहिश मजीद जागने के चांसेस हैं जो कि आम कंपनी या आम ब्रांड के बारे में नहीं जागती। इस वीडियो के अंदर हम ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन के तीसरे इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर बात करेंगे और वो पहलू है कंसिस्टेंसी, तसलसल। और इस पहलू को भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रांड के हमने 7 टच पॉइंट सीखे पिछली वीडियोस के अंदर, उन टच पॉइंट्स के ऊपर कंसिस्टेंसी के आने से कस्टमर के लिए आपका अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस कैसे डेवलप हो सकता है। ऐसा ब्रांड एक्सपीरियंस जैसे हमने पहले भी सीखा और अभी मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि ब्रांड बिल्डिंग एक ऐसे एक्सपीरियंस को डिजाइन करने का नाम है जो कि दिखता भी है और अनदिखा भी होता है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसके जरिए कस्टमर के अंदर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश पैदा हो जाए। सो कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, तसलसल क्यों इंपॉर्टेंट है? तसलसल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर आपसे एक दफा जब चीज लेता है और उसको आपकी चीज अच्छी लगती है, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो दोबारा लेना चाहता है। और अगर अगली दफा उसको वो चीज उस क्वालिटी की नहीं मिलती तो कस्टमर के लिए ये एक बुरा एक्सपीरियंस है। और आपने अपनी जाती जिंदगी में भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक दुकान पे जाते हैं, वो दुकान बहुत फैंसी है, बहुत प्यारी है, आपने वहां से जाके चीज ली और इत्तेफाक ये हुआ कि आपको चीज अच्छी लग गई। अब दोबारा उस दुकान पे गए, जब आप दोबारा उस दुकान पे गए और अगली दफा जब आपने चीज ली तो उस चीज की वो क्वालिटी नहीं थी जो पहली दफा थी। ये है गैर तसलसल या तसलसल का एक ब्रेक, इनकंसिस्टेंसी ऑफ ब्रांड एक्सपीरियंस। तो जब हम ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि अगर एक दफा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से या सर्विस से सेटिस्फाई हो गया है, खुश है, तो फिर उसको लाइफ टाइम आपके ब्रांड के साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आपने उस कस्टमर को अपनी पहली प्रोडक्ट बेचने के लिए खातिर ख्वाह एनर्जी या पैसा खर्च किया है। प्रमोशन के जरिए, मार्केटिंग के जरिए, सेल्स के जरिए, जिस भी तरीके से उसने पहली चीज आपसे खरीदी है उसके ऊपर आपकी एक खास कॉस्ट आई है। वो जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट पूरी उस वक्त होती है जब वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर लग जाए और बार बार वो आप ही से खरीदे। और ये जो बार बार खरीदने का प्रोसेस है, अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखें तो वो असल में ब्रांड एक्सपीरियंस की वजह से पैदा होता है। और किस तरह से पैदा होता है? फिर अब इस तसलसल और कंसिस्टेंसी के पहलू को मेरे साथ आप विजुलाइज करें कि वो जो 7 टच पॉइंट्स हैं उन सातों के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपने एक अच्छी प्रोडक्ट खरीदी और अगली दफा प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकली, तो अभी हमने सोचा कि हम किस तरह से उस ब्रांड के साथ दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हम दोबारा उस ब्रांड से प्रोडक्ट नहीं खरीदते। सो प्रोडक्ट का कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से प्राइसिंग है,
بہت ساری کمپنیز یہ غلطی کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کم پرائس کے اوپر چیز بیچتی ہیں اور پھر جب آپ اگلی دفعہ وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ چیز مہنگی ہو چکی ہوتی ہے. پرائس کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. پرائس کی کنسسٹنسی بھی سارا برانڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے, اور یہ چیز چھوٹے کاروباروں میں عام طور کے اوپر زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کسٹمر کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کسٹمر ان سے ایک سے زیادہ دفعہ خرید رہا ہے اور بار بار ان کی دکان پہ آ رہا ہے, ان کے دل میں لالچ آ جاتی ہے. اور لالچ کیا ہے؟ لالچ ایک بری بلا ہے, کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ بات سیکھی اور یہ حقیقت ہے. اور ہمارے خاص طور پہ جب when it comes to اسلام اور مسلمز, تو ہم نے یہ بچپن سے یہ چیز سیکھی ہے کہ لالچ جب بھی ہم کریں گے تو آپ کے کاروبار میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی. سو اگر ہم اس کو اس دینی پہلو سے بھی دیکھیں تو اس پہلو سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ایک زبان پہ قائم رہیں. وہ زبان پروڈکٹ کی صورت میں کنسسٹنسی, وہ زبان پرائسنگ کی صورت میں, وہ زبان آپ کی ہر جگہ پہ ایک ہی رہنی چاہیے. آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آپ ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں, اگلی دفعہ آپ اس کے بارے میں کوئی اور بات کرتے ہیں. انکنسسٹنٹ ایکسپیرینس, یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے پہلو ہیں جو کہ برانڈ کی انکنسسٹنسی کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح سے پلیسمنٹ کو لے لیں. پلیسمنٹ آپ نے بہت کامنلی یہ دیکھا ہوگا کہ ایک نئی دکان کھلتی ہے اور بڑے اس میں چمک جو ہے وہ ہوتی ہے, لائٹیں چل رہی ہیں اور ایک بڑا آپ کو ایک اس کے اندر کش کا فیل ہو رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے اس دکان پہ جا کے. کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ لائٹیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دکان بالکل ڈارک میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. انکنسسٹنٹ ایکسپیرینس, اور آہستہ آہستہ آپ کا دل اس دکان سے اٹھ جاتا ہے ریگارڈلیس آف کہ وہ جتنی مرضی اچھی پروڈکٹ بیچ رہا ہے اور جتنی اچھی مرضی پرائس کے اوپر دے رہا ہے. لیکن ایک چیز جس کو دیکھ کے آپ خوش ہوئے تھے, اٹریکٹ ہوئے تھے, یونیکنس بھی تھی اور آپ کو اچھی لگی تھی, وہ جب آپ سے کٹ جاتی ہے تو آپ اس برانڈ کے ساتھ آپ کی لائلٹی ختم ہو جاتی ہے. یہی آپ کا کنزیومر آپ کے ساتھ کرتا ہے, یہی انسان کی نفسیات ہے, یہی انسان کی فطرت ہے. سو اسی طرح سے باقی جو سات میں سے باقی جتنے بھی پہلو ہیں ان کے اندر بھی کنسسٹنسی اسی طرح سے اپلائی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ پلیسمنٹ کے بعد پروموشن کی مثال لیں. اگر پروموشن میں ایک اشتہار آپ نے ایک کمپنی کا دیکھا ہے اور جس کی ایک خاص زبان ہے, جس کے اندر ایک خاص قسم کا ویژول استعمال ہوا ہے, خاص قسم کی ویڈیو استعمال ہوئی ہے, اور تھوڑے دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد آپ ایک اور اشتہار اسی کمپنی کا دیکھتے ہیں جو پچھلے سے بالکل مختلف ہے, آپ کو یہ پہلے دفعہ میں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ کون سی کمپنی کا اشتہار ہے. سو اگر اس کی مثال آپ بالکل اس کے اپوزٹ سوچیں, اگر وہ اشتہار کنسسٹنٹ ہو, اس کی باڈی لینگویج, اس کی ویژول لینگویج, اس کی بات کرنے کا طریقہ, اس کی زبان, سارے کا سارا کنسسٹنٹ ہو, تو آپ کو اگلی دفعہ اس برانڈ کا نام آٹومیٹکلی ذہن میں خود ہی سے بیٹھ آ جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کا صرف ساؤنڈ ٹریک سنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ برانڈ کا مخصوص برانڈ کا نام آ جاتا ہے. سو یہ کہلاتی ہے کنسسٹنسی. جو بھی کمپنیز, جو بھی برانڈز یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر دفعہ پروموشن کے اندر نئی نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اصل میں اپنی پچھلی ساری انویسٹمنٹ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پروموشن کو بھی کنسسٹنٹ کر دیں تو برانڈ ایکسپیرینس ڈیزائن اور آپٹیمائز ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے, اگر آپ اس کو بار بار ایک ہی چیز دکھاتے جائیں تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اور برانڈ ایکسپیرینس ڈیزائن کیا ہے؟ برانڈ ایکسپیرینس ڈیزائن بار بار ایک ہی اچھی کوالٹی کا کنسسٹنٹ, یونیک, ہیومن سینٹرڈ پراپرٹیز دکھانے کا نام ہے. سو اسی طرح سے 7 پراپرٹیز میں سے جو باقی 3 پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ سوچیں کہ کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنسسٹنسی یا برانڈ کا تسلسل جو ہے وہ اس کے پورے ایکسپیرینس ڈیزائن کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ ایکسپیرینس ڈیزائن کہ جس نے آپ کے بائر کے اندر, آپ کے دیکھنے والے کے اندر ایک خواہش کو جنم دینا ہے, ایک ایسی خواہش کو جنم دینا ہے. میں پھر بار بار یہ بات پہ ریپیٹ کر رہا ہوں, برانڈ بلڈنگ یا برانڈ ایکسپیرینس ایک ایسی خواہش کو کسٹمر کے اندر جنم دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آپ کی ہی پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے. ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر دفعہ وہ آپ ہی کی پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے. اور آہستہ آہستہ, ہم نے پہلے بھی یہ بات سیکھی کہ آہستہ آہستہ وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کیٹیگری کو آپ کے نام سے جاننا شروع کر دیتا ہے, یعنی کہ فزیکل ایویڈنس. سو اگر میری پروڈکٹ میں انکنسسٹنسی ہوگی
तो ये कैसे हो पाएगा कि मेरे नाम से वो उस प्रोडक्ट को जानना शुरू कर दे। सो इसीलिए कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन के अंदर। पिछले चैप्टर में हमने ये सीखा कि ब्रांड एक्सपीरियंस को डिजाइन करने के 3 कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी, कि किस तरह से इन तीनों फैक्टर्स को 7 टच पॉइंट्स जो कि ब्रांड के हैं कस्टमर के साथ, उन पे अप्लाई किया जाता है तो एक अच्छा ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को जब ब्रांड एक्सपीरियंस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है तो किस तरह से एक अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट होती है। डिजायरेबिलिटी क्या है? हम शुरू ट्रेनिंग से ये लर्न कर रहे हैं कि पूरे का पूरा ब्रांड बिल्डिंग जो है वो नाम ही एक ऐसे एक्सपीरियंस डिजाइन करने का है जिसके जरिए कस्टमर के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो, देख के जाने अनजाने के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जो कि आपकी प्रोडक्ट खरीदे और बार बार खरीदे। सो इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी, यानी कि लाशऊरी ख्वाहिश। सो ब्रांड क्या कर रहा है या ब्रांड को क्या करना है कि ब्रांड को अपने सारे टच पॉइंट्स के ऊपर अपनी हर चीज के अंदर वो 3 इंपॉर्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन के फैक्टर्स को प्लग इन करना है, जिसके नतीजे में अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट होगी। सो अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी के कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं मेरी नजर में। अगेन फिर मैं रीएम्फसाइज करूंगा कि इसके लिए शायद आप गूगल करें तो आपको इससे रिलेटेड कोई थ्योरी ना मिले या थ्योरी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, लेकिन ये वो थ्योरी है जो कि हमने 16 साल के एक्सपीरियंस में बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टेस्ट किया है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट हासिल किया है। सो ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइन करने के लिए अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट करने के जो 3 इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें पहला है फिजिकल एक्सपीरियंस, दूसरा है विजुअल एक्सपीरियंस और तीसरा है सेंसरी एक्सपीरियंस। फिजिकल एक्सपीरियंस यानी कि किस तरह से आप टेंजिबल तरीकों से किस किस जगह पे जो टेंजिबल टच पॉइंट्स हैं वहां पे आपको कैसा एक्सपीरियंस हासिल होता है। विजुअल एक्सपीरियंस कि आपकी एस्थेटिक सेंस जो है वो देख के ब्रांड के सारे जो टच पॉइंट्स हैं उनको देखने में वो कैसा है। तीसरा एक्सपीरियंस की टाइप है सेंसरी एक्सपीरियंस, कि किस तरह से गैर महसूस तरीके से आप कस्टमर के अंदर एक अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि ब्रांड के जो फिजिकल एक्सपीरियंस है उससे क्या मुराद है और उसके कौन से पहलू हैं। ऑलमोस्ट सारे ऐसे टच पॉइंट्स जो कि टेंजिबल है, यानी कि जिनको हाथ लगाया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है हाथ लगा के या देख के, वो सारे के सारे फिजिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। अब फिजिकल एक्सपीरियंस के अंदर जैसे कि प्रोडक्ट आ जाती है, प्राइस आ जाती है, प्लेसमेंट है, आपकी कस्टमर सपोर्ट है, आपके प्रोसेसेस हैं, आपके पीपल हैं, ये सारे के सारे फिजिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। ये इसके ऊपर मैं अभी तफसील से बात करता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में आपको अपना माइंड क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है और उसके लिए एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोडक्ट इज द किंग। इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता, प्रोडक्ट बिल्कुल किंग है, लेकिन मैं इस बात से 100% एग्री भी नहीं करता, क्योंकि खाली प्रोडक्ट किंग नहीं है। प्रोडक्ट किंग है तो वो अपने साथ के वजीरों की वजह से किंग है, और वो वजीर क्या है? वो प्राइस है, वो प्लेसमेंट है, वो आपकी कस्टमर सपोर्ट है, वो आपके प्रोसेसेस हैं, आपके लोग हैं, ये सारे हैं तो प्रोडक्ट किंग है। लेकिन अगर आप ये बिलीव कर लें कि यार प्रोडक्ट किंग है और बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं, तो फिर वो ऐसे एक माइंडसेट को जन्म देती है जो कि मैंने थ्रू आउट अपने कैरियर सुना है, महसूस किया है, और 99.9% बिजनेसेस इसी मिसकंसेप्शन की वजह से कभी भी ब्रांड नहीं बन पाते। वो कारोबार जरूर होते हैं, वो दुकान जरूर होते हैं, वो छोटा सा एक बिजनेस जरूर होते हैं, लेकिन वो
डिजायरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे ही खाली यकीन करते हैं और वो यकीन करते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट तो सबसे अच्छी है। अब अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है, आपकी प्राइसिंग ही अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर आपके प्रोसेसेस ही ऐसे हैं जिससे दुनिया को आप ऐसे केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट बहुत भी अच्छी हो तो हमने क्या करनी है। तो ये बात कस्टमर को भी मालूम होती है, कस्टमर कोई ब्लाइंड तो नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनीज ऐसे बिजनेसेस समझती हैं कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कस्टमर ने एक दफा खरीदी और अगली दफा भी खरीदी है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट टेस्ट हो गई है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि प्रोडक्ट एक दफा या दो दफा बेचना चैलेंज नहीं है। प्रोडक्ट को आपने ऐसे बेचना है कि आपको एडवर्टाइजिंग भी ना करनी पड़े, आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, बल्कि आपका ब्रांड एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि कस्टमर खुद से चाहे कि आपकी प्रोडक्ट खरीदे। डिजायरेबिलिटी, सो अभी हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट करना। सो फिजिकल एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप सारे टेंजेबल पॉइंट्स को, टच पॉइंट्स को अच्छा डिजाइन कर लेंगे, सो ऑटोमेटिकली एक अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे हम कहेंगे, मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस, available at the right place, with the right customer service, produced through right processes for the right people। यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो जिस कस्टमर के लिए, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई है, वो उसकी मतलब की प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो, उसकी असेसेबल यानी कि उसके करीब करीब की किसी जगह के ऊपर अवेलेबल हो, और वो प्रोडक्ट जहां पे भी अवेलेबल हो उसके बेचने से पहले और बेचने के बाद उसकी कस्टमर सपोर्ट मौजूद हो। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बेच दी और उसके बाद फिर लाताल्लुकी इख्तियार कर ली, और वो प्रोडक्ट ऐसे बनी हो कि कस्टमर की उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन हो उसके प्रोसेसेस के बारे में, कि इसमें कोई गैर अखलाकी चीज या ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है जिसके उस प्रोसेस के थ्रू इंसानों को कोई नुकसान पहुंचा हो, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचा हो। सो ये सारे पहलू मिलके एक अच्छा ब्रांड का फिजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट होती है। कोई कस्टमर इनके ऊपर सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब ये होते हैं तो कस्टमर को अच्छा फील होता है लाशऊरी तौर पे, और वो अच्छा फील होता है तो वो आपके ब्रांड के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट लेता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब आप ब्रांड बिल्ड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कस्टमर को खींच के अपनी दुकान पे लाने की, बल्कि एक लाशऊर डिजायर जो उसके अंदर क्रिएट हुई है, जो अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट हुई है, उसकी वजह से वो खुद खींचा चला आता है। जो लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट ही किंग है और बाकी सारी चीजों पे फोकस नहीं करते, वो एक छोटा सा कारोबार या दुकान या छोटा सा बिजनेस जरूर बन जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ब्रांड नहीं बन पाते। और ब्रांड और एक नॉर्मल छोटे कारोबार में फर्क क्या है कि एक का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है। हम दुनिया में ऐसे ब्रांड्स देखते हैं जो कि 100 सालों से ज्यादा है, बल्कि कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं यूरोप के जो कि 200 सालों से ज्यादा आज भी कायम है। लेकिन हमारे यहां क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, कस्टमर के एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि यह जरूर किया जाता है कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो वो छोटा सा एक कारोबार होता है जो चंद सालों के लिए तो हिट हो सकता है, लेकिन उसकी लाइफ साइकिल जो है वो इतना लंबा नहीं होता, वो बहुत जल्दी हिट होकर बहुत ही जल्दी डिफ्यूज भी हो जाता है। सो इसी वजह से ब्रांड के एक्सपीरियंस में जो फिजिकल एक्सपीरियंस है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ना कि खाली प्रोडक्ट की। कस्टमर के अंदर अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी, लाशऊरी ख्वाहिश क्रिएट करने के लिए आपके ब्रांड के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है विजुअल एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपका दिखने के थ्रू नजर आता है कि वो दिखने में कैसा है। इसको आसान तरीन अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो उसको आप ऐसे समझ लें कि वो एक्सपीरियंस कि जिसके थ्रू आपका ब्रांड कस्टमर को दिख रहा है, वो चाहे आपकी प्रोडक्ट है, चाहे आपकी एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो आपकी मार्केटिंग है, चाहे वो आपके स्टोर का डिजाइन है, चाहे वो स्टोर पे पड़ी हुई चीजें हैं,
اور جب میں کہتا ہوں کہ اسٹور کا ڈیزائن تو اس سے میری مراد فزیکل اسٹور بھی ہے اور ای کامرس ویب سائٹ بھی ہے. بہت ساری ویب سائٹ بھی میں ایسی دیکھتا ہوں جس کے اندر بھونڈے طریقے سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ ایستھیٹکلی بالکل ایسے لیول کے اوپر ہوتی ہے کہ جو اس کے فزیکل اسٹور سے بالکل ہی برعکس ہوتی ہے. سو ویژول ایکسپیرینس کی کنسسٹنسی, یونیکنیس اور ہیومن سینٹرڈ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ویژول ایکسپیرینس کی سب سے بڑی پراپرٹی ہے ایستھیٹکس, جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں جمالیاتی حس. سو جمالیاتی حس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی پیدائشی طور کے اوپر پیدا کیا ہے. ہم اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اچھی سینری دیکھتے ہیں, ہم اچھا لینڈسکیپ دیکھتے ہیں, ہم اچھی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ جو خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو جو اپریشیٹ کرنا ہے, دس از کالڈ اپریسیشن آف ایستھیٹکس. یہ اللہ تعالیٰ کے ایستھیٹکس ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. سو وہی پراپرٹی انسان نے اللہ تعالیٰ سے لی ہے جس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں ویژول ایکسپیرینس کے لیے. ایسا ایکسپیرینس ڈیزائن برانڈ کا کہ جس برانڈ کو جہاں پہ بھی جس بھی ٹچ پوائنٹ کے اوپر کسٹمر دیکھے تو اس کی ایستھیٹک سینس سیٹسفائی ہو. سو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نارملی اس کے اندر پروڈکٹ کا ڈیزائن آ جاتا ہے کہ آپ کی جو بنیادی پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ دیکھنے میں کیسی ہے. وہ پروڈکٹ دیکھنے میں اگر ایستھیٹکلی پلیزنگ ہے تو وہ کسٹمر کو زیادہ اچھی لگے گی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک ہی کیٹیگری کی اگر 10 پروڈکٹس آپ ایک ہی سٹور کے اندر ساتھ ساتھ پڑی ہوں تو چند چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں اسی کیٹیگری کے اندر سے جو کہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ بہت ماڈرن ہے, یہ بہت کنٹمپریری ہے, یہ بہت آج کے دور کی لگ رہی ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا پراپرٹیز ہیں, یہ آپ کے کسٹمر کو نہیں پتا کہ اس کے اندر پراپرٹیز کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. لیکن آپ کو آج میں یہ سکھا رہا ہوں کہ اگر ایستھیٹکلی پلیزنگ پراپرٹی آپ اپنی پروڈکٹ میں ڈال دیں گے اور کنٹمپریری ایستھیٹکس یعنی کہ جس دور کے اندر وہ پروڈکٹ ڈیزائن ہو رہی ہے, جس دور کے اندر آپ کی پروڈکٹ بک رہی ہے, اس دور کے ٹرینڈز کے مطابق اگر آپ اس پروڈکٹ کو ڈیزائن کریں گے تو وہ کسٹمر کو دیکھنے میں اچھی لگے گی, وہ اس کا ایک اچھا ویژول ایکسپیرینس کریٹ کرے گی. اسی طرح سے آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے. کچھ اشتہار دیکھنے میں پرانے لگتے ہیں, کچھ بہت فریش لگتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی اشتہار جب پہلی دفعہ آج سے 5 سال پہلے آیا ہوتا ہے تو آپ کو اس ٹائم پہ اچھا لگتا ہے, اور 5 سال کے بعد اگر وہی اشتہار کوئی کمپنی چلائے گی تو وہ آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس دور میں آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دور کے خاص ٹرینڈز ہوتے ہیں. وہ فیشن کے ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں, وہ کلرز کے ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے لکھنے کے سٹائل کے ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں, وہ ویڈیو کے خاص ایڈیٹنگ کے ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں, وہ تصویر کے خاص کلر ٹون کے ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں. یہ وہ سارے ٹرینڈز ہیں. عام کسٹمر کو یہ نہیں پتا کہ کون سے ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ پروڈکٹ اچھی لگ رہی ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے جو کہ پوری دنیا میں لوگوں کو اچھی لگ جاتی ہے, اور مختلف ریجن کے لوگ ہیں. یہ کیوں اچھی لگ جاتی ہے؟ وہ اس لیے اچھی لگ جاتی ہے کیونکہ وہ سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ ہوتی ہے, وہ ان ٹرینڈز کے مطابق ڈیزائن ہوتی ہے جو کہ انسانی نفسیات کو ہٹ کرتے ہیں. جا کے وہ ان ٹرینڈز کے اوپر ڈیزائن ہوتی ہے جو کہ اس دور کے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ جب وہ فلم دیکھتے ہیں تو وہ ان کو اچھی لگتی ہے کیونکہ ایک انکانشیس ڈیزائربلٹی کریٹ کی گئی ہے اس کے ویژول ایکسپیرینس کے اندر. پھر آ جاتے ہیں ہم ویژول مرچنڈائزنگ کے اوپر. ویژول مرچنڈائزنگ ہم کہتے ہیں, جس کا ذکر میں نے پہلے کیا, کہ دکان کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی کیسے ہیں. بہت سارے سٹورز کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو سٹور کے باہر کھڑے ہو کے ہی دل کرے گا کہ آپ اس سٹور کے اندر جائیں. اس سٹور کا خالی انٹیریئر ڈیزائن ہی خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر رکھی گئی ہوئی پروڈکٹس کو ایسا ایستھیٹکلی, ایسا ویژولی ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے ڈسپلے کو کہ آپ کا دل کرے کہ آپ اندر جائیں, کیونکہ یہ انکانشیسلی آپ کو ہٹ کر رہی ہے. اگین وہی والی بات کہ کسٹمر کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یار میں کیوں اندر جانے کو میرا دل کر رہا ہے, لیکن یہ وہ سائنٹیفک پہلو ہے کہ اس کو ایسا ایستھیٹکلی پلیزنگ بنایا جاتا ہے کہ کسٹمر باہر سے بھی شاپنگ مال میں سے گزر رہا ہے تو ایک دکان دیکھتا ہے, حالانکہ اسی گلی کے اندر, اسی ایلے کے اندر کئی دکانیں ہیں, لیکن چند دکانیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو باہر سے دیکھ کے اندر جانے کو دل کرتا ہے. اس کا ڈسپلے اتنا پیارا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر میں ای کامرس کی بات کروں تو کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیجز کھول کے دیکھنے کو دل کرتا ہے,
اور کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کرتے ہیں, اس کے ہوم پیج پہ جاتے ہیں اور امیڈیٹلی ایک آدھی پروڈکٹ دیکھ کے نا بند کر دیتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق اور پہلوؤں کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر انکانشیس ڈیزائربلٹی کریٹ کی گئی ہے ویژول ایکسپیرینس کے تھرو. وہ ایسا ایستھیٹکلی پلیزنگ ویژول ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ کو اپیل کرتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, اس کی پروڈکٹس کھول کے دیکھیں, ان کے پروڈکٹ کے فیچرز بھی دیکھیں. سو وہ پورا جو ایکسپیرینس ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ کی کسٹمر کو انکانشیسلی ہٹ کرے گا اگر آپ اس طرح کا ایکسپیرینس ڈیزائن کریں گے. ایستھیٹکس کے بارے میں کوئکلی ایک اور چیز جاننا ضروری ہے کہ ایستھیٹکس جو ہیں وہ مختلف ریجنز کے مختلف ہوتے ہیں. ایشیا کے اپنے ایستھیٹکس ہیں, یورپ کے اپنے ایستھیٹکس ہیں, سینٹرل ایشیا کے اپنے ایستھیٹکس ہیں, یورپ یو ایس اے کے اپنے ایستھیٹکس ہیں. سو پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ خطوں کے مطابق اپنے اپنے ریجن کے مطابق ان کے کلچرل ایستھیٹکس بھی ہوتے ہیں. لیکن کلچرل ایستھیٹکس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹرم استعمال کی جاتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں گلوبل ایستھیٹکس. گلوبل ایستھیٹکس کی ٹرم چند سال پہلے دنیا میں بڑھتی ہوئی گلوبلائزیشن کے بعد اس ٹرم نے جنم لیا. اور گلوبل ایستھیٹکس ایسے ایستھیٹکس ہیں جو کہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ایکولی ہٹ کرتے ہیں, اور یہ زیادہ تر نیوٹرلائزڈ ایستھیٹکس ہوتے ہیں. ان کے اندر رنگ بہت زیادہ ایسے نہیں ہوتے جو کہ کسی خاص خطے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی خاص ریجن کے رنگ ہو. ان کے اندر شیپس بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اوور آل انسانوں کو اوور آل سب کو پسند آتی ہیں. سو اگر آپ اس کے اوپر مزید لرن کرنا چاہیں تو اس ٹرم کو اور ان ایستھیٹکس کے بارے میں ضرور گوگل کریے, اینڈ آئی ول اپریشیٹ آل آف یو کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پورے سبجیکٹ کی ویژول ایکسپیرینس اور برانڈ بلڈنگ ایکسپیرینس جس کی ہماری ٹریننگ چل رہی ہے اس سارے کے بارے میں ڈیپ لرننگ بھی ضرور کریے ہر ٹاپک کے بارے میں. یہ آپ کو مزید ہیلپ کرے گا جو بھی آپ اس ٹریننگ میں سیکھیں گے اس کو اپلائی کرنے کے لیے.